हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसमें एक टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर, तो उसके लिए रिक्वेस्ट थी कि इस पे वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि मुझे इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कि कॉसल लुईस अप्रोच हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे ये पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं ये पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग है कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होते हैं, वहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन से एटम्स फ्रीली रहते हैं या कौन से एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। बेसिक से इसलिए देखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई चीज़ बेसिक चीज़ों से लेके चलते हैं और समझ के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। और अगर हम कोई चीज़ शॉर्ट ट्रिक से या जल्दी से चाहते हैं कि हमें जल्दी से आ जाए तो वो आ तो जाती है, बट उसे बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, और अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ समझ के पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों हुई। आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर। मैटर जो हमारा है, कोई भी मैटर हो, मैटर आपको पता ही है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। तो कोई भी हमारा जो मैटर है वो एलिमेंट्स के मिलने से बना है। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, फिर उनसे मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स जो है फ्री स्टेट में भी रहते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में रहते हैं उनको छोड़ के सभी जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो कंबाइंड होकर कुछ ना कुछ जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही होता है, ठीक है। ओनली सम एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर इंडिपेंडेंट होता है। अदरवाइज जो है जितने भी एलिमेंट्स हमारी आसपास होते हैं, ठीक है, या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उससे हमारा मैटर बनता है, ठीक है। तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये नोबल गैसेस हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं जनरली, ठीक है। जनरली मैंने इसलिए लगाया कि कभी कभी कर भी सकती हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस पे नोबल गैसेस रिएक्शन करती हैं, ठीक, लेकिन जनरली ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ये फ्री स्टेट में रहती हैं। तो अब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि द ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। एक एटम्स का एक ग्रुप होगा जिसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक। अब ये जो एटम ऑफ ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, ये एटम्स किसी तरीके से आपस में कंबाइंड जो हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से बंधे होंगे, ठीक है, तभी उन्होंने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया है, अदरवाइज वो फ्री स्टेट में रहेंगे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो बंध कर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इन एटम्स को बांधे रखता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बिना केमिकल बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसकी तो बात बाद ही में आएगी। सबसे पहले तो हम केमिकल बॉन्डिंग को ही देखेंगे कि कोई भी एटम्स आपस में बंधते कैसे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे कोई एटम किसी अदर एटम से कंबाइंड होगा और फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस एज रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज,
ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में राइज होते हैं कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम कंबाइन करते हैं, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कुछ ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों है, वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, कुछ जो एटम्स हैं वही कंबाइन करते हैं लेकिन कुछ होते हैं नहीं करते हैं, वाई डू मॉलिक्यूल्स पॉजेस डेफिनेट शेप, मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट शेप क्यों होता है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो उसका शेप अलग अलग होगा पर्टिकुलर, ठीक है, एक ही जैसा नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए बहुत सारी थ्योरीज समय समय पे आती रही हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज ये हैं, पहली है हमारी कॉसल लुईस अप्रोच, ठीक है, पहली थ्योरी है हमारी कॉसल लुईस अप्रोच। सेकंड है हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में VSEPR ही बोलते हैं। थर्ड है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फोर्थ है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज हैं हमारी। ये थ्योरीज क्यों हैं, ये थ्योरीज हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम को पहले हम समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बाद एटम्स कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक, एटम ही तो हमारा बिल्कुल बेसिक पार्टिकल है ना किसी भी मैटर का, तो यहाँ पे हम एटम से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं और पूरा मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन तक जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली थ्योरी, ठीक, कॉसल लुईस अप्रोच में सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट थ्योरी, ठीक है, कॉसल लुईस अप्रोच। इन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो in order to explain the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of attempts were made, ठीक है। तो किसी भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसे कॉसल और लुईस ने इंडिपेंडेंटली जो है हमें एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में कि जो भी हमारे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो लुईस ने बताया हमें कि लुईस द एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जो एटम लिंक हो रहे हैं एक दूसरे से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लिंक होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट क्यों करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी पा सकें, ठीक है। कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर वहाँ पे अपने लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या एक्सेप्ट करके, ठीक। अब देखिए लुईस सिंबल क्या है, ठीक है, लुईस सिंबल क्या है, लुईस सिंबल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने ये बताया था कि केवल जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है।
287। तो ये जो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं यही जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में या एक्सेप्ट करने में, ये जो लास्ट शेल है यही इसी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अदर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है यही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो इसी को इन्होंने बताया। तो अब ये इसको सिंबल क्यों बोल रहे हैं? सिंबल इसलिए बोल रहे हैं कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने एक नोटेशन के थ्रू इनको दिखाया। जैसे कि एक इन्होंने एटम ले लिया और लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको पॉइंट वाइज उस एटम पे इन्होंने ऐसे करके डिनोट कर दिया। ठीक है, उस एटम पे पॉइंट वाइज इन्होंने ऐसे करके डिनोट कर दिया। तो इसे ही हम लुईस सिंबल बोलते हैं। ठीक है, कि किसी भी एटम पे जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो उनको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल्स बोलते हैं। ठीक, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नोन एज लुईस सिंबल्स। तो ये हो गया हमारे लुईस सिंबल। तो आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल इसके, जैसे कि हो गया हमारा लिथियम। मान लीजिए तो लिथियम के लास्ट सेल में कितने होंगे? इसका होता है 3, तो 2 और 1 हो गया, तो केवल 1 हो गया यहाँ पे पॉइंट। लिथियम के बाद आप बेरिलियम देख लीजिए, बेरिलियम में 4 होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटन 2 हो जाएगा, तो बेरिलियम में 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बोरॉन देख लीजिए 5 होता है, 2,3 हो जाएगा, तो इसमें 3 होंगे। ठीक है, अब बोरॉन के बाद कार्बन देख लीजिए आप, 6 होता है, 2 4 होंगे, तो कार्बन पे क्या होगा? 4 पॉइंट्स होंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे ही लुईस सिंबल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, जो ये इन्होंने बता दिया कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को। ठीक, तो द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम डॉट्स देखते हैं हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई इसमें इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, फिर हमें कहीं से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आ जाता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं जितने इसके ऊपर डॉट्स हैं। ठीक है, एक तो इसके लिए होता है। दूसरा, दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। इन जो पॉइंट्स हैं इनसे हम इस एटम जो है इसका ग्रुप भी पता लगा सकते हैं कि ये किस ग्रुप में है। ठीक है, एक तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि जितने पॉइंट हैं किसी पे वो उसी ग्रुप में होगा, या ऐसे पता लगा सकते हैं 8 से माइनस करके, जितने भी पॉइंट हैं उनको 8 से माइनस करके भी पता लगा सकते हैं कि ये किस ग्रुप का मेंबर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का पता लगा सकते हैं, ग्रुप का भी पता लगा सकते हैं और दूसरी बात वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। वैलेंसी को पता लगाने के लिए हम 8 से माइनस करते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको वैलेंसी वाली बात। तो ग्रुप तो हम ये पता लगा लेंगे कि जितने भी पॉइंट होंगे वो उस ग्रुप में होगा। ठीक है, वैलेंसी कैसे? अगर Li पे 1 डॉट है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बी पे 2 है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, बोरॉन पे 3 है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। वैलेंसी मीन्स जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरी बात ये कि वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हों बाउंड फॉर्मेशन में। ठीक, वो हमारी वैलेंसी होगी, जिसको हम हिंदी में संयोजकता भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजकता से नाम से ही पता चल रहा है, संयोजकता, किसी से संयोग करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन, वही हमारी संयोजकता होगी। कार्बन का क्या है? 4 है, तो 4 ही होगी। अब देखिए नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 होती है। कैसे? क्योंकि ये यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यहाँ से तो डोनेट कर देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी होगी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तब तो 5 है, लेकिन वैलेंसी 3 है, क्योंकि हम इसे 8 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5। इसी तरह से नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? 7 8 ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लास्ट में
6 होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे, लेकिन वैलेंसी क्या होगी 8 - 6 = 2, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें फ्लोरीन का, तो इसमें 7 होते हैं, ठीक है, तो इसमें 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इसका निकालें तो 8 - 7 = 1, इसीलिए इसका क्या होता है वैलेंसी 1 होता है। अब हम नियॉन के पास आते हैं, इसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 - 8 = 0, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0, और ये नोबल गैस है क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है 0 है। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। या तो 8, अब 8 ही से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 8 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी ऑक्टेट की बात की थी, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कंप्लीट इनको करना ही करना है, तो लास्ट सेल में अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो वही इनकी वैलेंसी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट या एक्सेप्ट कर रहे हैं वही उनकी वैलेंसी होगी। तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, तो डोनेट कर देते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इन पे हैं वही हम इनकी वैलेंसी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना शुरू होता है क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि अपनी ओर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, और जब एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे ये जो इसका नंबर होगा वही इसकी वैलेंसी नहीं होगी, जितने आ रहे होंगे उतने इसकी वैलेंसी होगी। और आ कितने रहे होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर 5 हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने आएंगे 3 आएंगे, यहाँ पे 6 हैं तो 2 आएंगे, यहाँ पे 7 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 8 है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आएंगे वही उनकी वैलेंसी होगी, इसलिए हम 8 से माइनस कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा लुईस का हो गया पूरा अप्रोच। अब हम कौशल के बारे में देखेंगे। कौशल ने अपने पोस्टुलेट्स में कौन कौन से फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।